नमस्कार आप सभी का दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम 2026 में जो मेंस का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर 7 पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपको जैसे कि पता है जो पहला पार्ट रहता है, पहला सेक्शन, उसमें 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं और उनकी जो वर्ड लिमिट होती है वो टोटल 30 होती है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इजी सा क्वेश्चन है। पाइका और कीर्ति का आपको फुल फॉर्म बताना था, तो मुझे लगता है सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, गलती भी नहीं की होगी। जैसे पाइका का फुल फॉर्म क्या, पंचायत युवा क्रीड़ा होता है, और कीर्ति का फुल फॉर्म होता है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। यही आपको लिखना था, यही चीज आपसे पूछी गई थी। क्लियर? चलिए, तो बाकी आप इसमें आप जान सकते हैं कि खेलो इंडिया क्या है, नेशनल टैलेंट स्काउटिंग प्रोग्राम है जो कि खेलो इंडिया फॉर खेलो इंडिया के अंतर्गत आता है, जो 9 साल से लेकर 18 साल के एज ग्रुप के लिए रहता है। में पाइका क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवसंरचना के विकास तथा युवाओं के मध्य खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य से प्रारंभ की ये पहल की गई थी। क्लियर? तो आप ये जान सकते हैं ये स्कीम किस चीजों के लिए भी लॉन्च किया गया था। वहीं पर आपको पूछा गया आर्कटिक सैनिटरी मिशन क्या होता है। अब आर्कटिक सैनिटरी मिशन से आप क्लियर हो रहा है कि कौन से रीजन की बात कर रहा है, आर्कटिक रीजन की बात कर रहा है। तो आर्कटिक रीजन की बात कर रहा है तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते थे, तो आर्कटिक सैनिटरी मिशन इज मल्टी नेशनल साइंटिफिक एंड सिक्योरिटी इनिशिएटिव है। मतलब कि बहुत सारे देश मिलके इसमें काम करते हैं। इस मिशन में क्या 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 इसमें मॉनिटर करना है, क्लाइमेट चेंज को, आइस मेल्ट को, सी रूट्स को और रिसोर्सेज को यहाँ पर मैनेज करना, कहाँ पर, आर्कटिक रीजन में। और इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, सैटेलाइट से सर्वेलेंस किया जाएगा, मरीन टाइम पेट्रोल्स किया जाएगा और साइंटिफिक डेटा कलेक्शन भी यहाँ पर किया जाएगा। इट इंश्योर द स्ट्रेटेजिक एंड एनवायरमेंटल ओवरसाइट ऑफ द आर्कटिक रीजन। तो ये आप यहाँ पर इसका जवाब लिख सकते थे। क्लियर? और यही चीज आपको यहाँ पर हिंदी में दी हुई है, सेम टू सेम। क्लियर? तो आप इसको प्लीज पढ़ लीजिएगा एक बार। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल है आपका, डिस्कस दी मौलाना अबुल कलाम आजाद मक्का ट्रॉफी के बारे में आपको बताना है और किस कैसे यह स्पोर्ट्स एक्सीलेंस में हेल्प करता है। तो मक्का ट्रॉफी, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी कब स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट आप पहले लिखते कि 1956 1956 और 57 में स्टार्ट हुआ था। किसको दिया जाता है, ऐसी उन यूनिवर्सिटी को दिया जाता है जो कि बहुत बेस्ट परफॉर्मिंग होती है इन दी इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स। क्लियर? तो इंटर यूनिवर्सिटी अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में जो सबसे बेस्ट की जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देती है उसे ये अवार्ड मिलता है। इसको कौन देता है, बाय द प्रेसिडेंट एट द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड फंक्शन। और आखिरी पॉइंट क्या है, कंपनीज आर रोलिंग अ ट्रॉफी मेंटो एंड कैश प्राइस कितना मिलता है, इसमें 10 लाख रुपए मिलता है। तो ये आपको लिखना था। क्लियर? चलिए 2 नंबर का सवाल था, इसलिए ज्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं लिखेंगे, जितना मार्क्स उतनी ही हम उसमें चीजें लिखेंगे। क्लियर? चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल क्या है, आपको डिस्टिंग, आपको अंतर बताना है किसके बीच, आईबर्ड और आईडीए के बीच बताना है। और ये क्या है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। आपको पता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में टोटल कितनी एजेंसीज आती हैं, टोटल बैंक्स आती हैं 5 आती है, उसमें 2, उनमें से 2 हैं आईबर्ड एंड आईडीए। आपको इसके बारे में बताना था। तो आईबर्ड क्या काम करता है, आईबर्ड जो मनी लैंड करता है वो मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज को लोन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एट द नियर मार्केट रेट में देता है या रेजेस फंड फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। मतलब जो भी ये लोन देता है या तो मिडिल इनकम को देगा या फिर ऐसे जो लो इनकम कंट्रीज को देगा जो क्रेडिट वर्दी हो। मतलब वो उनको अगर हम पैसा देंगे तो नुकसान नहीं होगा, वो डिफॉल्ट नहीं होगा पैसा। तो वैसे लोगों को कौन देता है, आईबर्ड पैसा देता है और इसमें वो इंटरेस्ट भी लेता है। वहीं पर लेकिन जो आईडीए होता है वो कंसेशनल रेट में या इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कराता है। यही दोनों के बीच में अंतर है, या तो इंटरेस्ट फ्री लोन रहता है या कंसेशनल लोन रहता है या फिर ग्रांट्स के फॉर्म में पैसा दिया जाता है। क्लियर? तो वो आईडीए करता है। तो यही इनके बीच में अंतर होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, स्टेट द 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक्स। ये किसके अंदर फॉर्म हुआ था, ये ब्रिक्स के अंदर फॉर्म किया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसके 2 ऑब्जेक्टिव बताने हैं, तो यहाँ पर मैंने टोटल 7 ऑब्जेक्टिव लिख के लाए हैं। ठीक है, इसके 7 ऑब्जेक्टिव है, इनमें से आपको 2 ऑब्जेक्टिव बताने थे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन ब्रिक्स एंड द अदर इमर्जिंग इकोनॉमी एंड डेवलपिंग कंट्रीज। जो रिसोर्सेज है उसको मोबिलाइज करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, ताकि जो भी ब्रिक्स नेशन है उन्हें सबको सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो।
प्रोजेक्ट्स में। दूसरा है टू सपोर्ट दी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू दी फाइनेंसिंग ऑफ दी प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स। तीसरा है टू कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। अब जाहिर सी बात है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो होता है वो तो पैसा किसी से लेके आपको देगा ना, किसी और कंट्री को, तो उसको असिस्ट करने का काम कौन करता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक करता है। वहीं पर किस चीज को प्रमोट करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। मतलब कि जो आपकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को यहाँ पर क्या प्रमोट करने की बात है। पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से उदारता परियोजनाओं को वित्त पोषित करने को काम करता है। ठीक है, सतत विकास की बात करता है यहाँ पर और समावेशी विकास की ये बात करता है। अगला आता है टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन अमंग दी ब्रिक्स कंट्रीज एंड अदर डेवलपिंग नेशन। छठा है आपका टू एनहांस द यूज ऑफ द लोकल करेंसी एंड फाइनेंशियल डिजिटल लेंडिंग ऑपरेशन थ्रू दी रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन द मेजर रिजर्व्स करेंसी। आपको पता है दुनिया में जो ट्रेड होता है ज्यादातर यूएस डॉलर में होता है, अमेरिकन डॉलर में, तो उसकी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए क्या होगा कि जो ट्रेड करेंगे ब्रिक्स नेशन वो लोकल अपने लोकल करेंसी में करेंगे, दैट इज डोमेस्टिक करेंसी में करेंगे। जैसे इंडिया अपना इंडियन रुपीस देके रशिया से रशियन ऑयल खरीद सकता है, वैसे रशिया अपनी रशियन रूबल को देके इंडिया से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को ले सकता है। क्लियर? तो ये कर सकता है। वहीं पर क्या है, किसको बढ़ावा देना? इनोवेशन को और नॉलेज शेयरिंग इन डेवलपमेंट फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में। क्लियर? तो आपस में जो ब्रिक्स नेशन उनके बीच में नॉलेज का शेयरिंग होना चाहिए, R&D इनोवेशन का शेयरिंग होना चाहिए, ताकि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, फाइनेंसिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो और प्रोजेक्ट्स हो, उसमें सबका फायदा हो। ठीक है, क्लियर? तो ये आपको यहाँ पर पॉइंट्स लिखने थे। आपको 2 ऑब्जेक्टिव लिखने थे, मैं कहता हूँ आप 4 ऑब्जेक्टिव लिख देते तो ज्यादा सही रहता। इन 2 भी आप लिख देंगे तो सही होगा। आपको सवाल में 2 ही पूछा गया था तो आप 2 ही लिखिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द शार्क डेवलपमेंट फंड, SDF। अब शार्क डेवलपमेंट फंड है तो किसके लिए होगा? ये लगभग ये शार्क नेशन लोग के लिए ही होगा। तो शार्क नेशन जितने भी नेशंस हैं उनके लिए ही होगा। क्लियर? तो हम देखते हैं कि आप यहाँ पर क्या, तो इसलिए कब स्टैब्लिश हुआ था? 2010 में स्टैब्लिश हुआ था। कहाँ? थिम्पू शार्क डेवलपमेंट फंड इज अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर द साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन एंड इट फंड्स। क्या ये फंड करता है? सोशल, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विंडोज की जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ये फंड करता है, ताकि गरीबी कम हो सके, पॉवर्टी एलिवेशन हो सके, रीजनल इंटीग्रेशन बने, क्षेत्रीय आपकी जो सहयोग बढ़े, वहीं पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की ये बात करता है। किसके बीच? मेंबर स्टेट्स के बीच, जो भी उनके मेंबर स्टेट हैं सार्क के, उनके बीच में समावेशी विकास की ये बात करता है। तो ये आपको अपने आंसर में पॉइंट्स लिखने थे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आंसर में आपके कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने उस कीवर्ड्स को मेंशन कर दिया है उस आंसर में तो आपको नंबर मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। क्लियर? चलिए अगला सवाल है, आपको लिखना था यहाँ पर जो सवाल स्टार्ट हो गए हैं वो 4 मार्क्स से स्टार्ट हुए हैं और यहाँ पर जो वर्ड लिमिट है टोटल 60 है। क्लियर? ठीक है, तो अगला सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 7, राइट इन डिटेल अबाउट द पर्पस एंड फंक्शन ऑफ द हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया के बारे में बताना है तो पहले आपको ये बताना होगा कि हॉकी इंडिया कब बना था। ठीक है, और इसे किसने बनाया था, किससे इंटीग्रेटेड है, ये सब से आप स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो कब ये एस्टैब्लिश हुआ था? 2009 में हॉकी इंडिया। और किसने? नेशनल गवर्निंग बॉडी रिकॉग्नाइज्ड बाय FIH एंड द नेशनल एशियन हॉकी फेडरेशन। इसका पर्पस क्या है? प्रमोशन ऑफ हॉकी अक्रॉस कैटेगरी। कौन कौन सी कैटेगरी? मैन, वुमेन, इंडोर, सब जूनियर एंड मास्टर कैटेगरी। क्लियर? मेकिंग इंडिया एज अ लीडिंग फोर्स इन द वर्ल्ड हॉकी। तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ द नेशनल टीम। अगला है कंडक्ट ऑफ डोमेस्टिक टूर्नामेंट इंक्लूडिंग द हॉकी इंडिया लीग। और आखिरी ट्रेनिंग ऑफ कोचेस, एम्पायर्स एंड द टेक्निकल ऑफिशियल्स एंड ग्रासरूट यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड होस्टिंग ऑफ द इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक द वर्ल्ड कप एट 2018 एंड 2023 एंड कोऑर्डिनेशन विद द साई एंड द एसोसिएशन। साई इज स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इनका काम क्या है हॉकी इंडिया का? कि डिफरेंट टाइप के जो कैटेगरी वाले इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज कराना है, जो डोमेस्टिक अपने जो गेम्स होते हैं उसको भी ऑर्गेनाइज कराना है। तीसरा जो ग्रास रूट लेवल होते हैं, जैसे जो बच्चे अच्छे हैं हॉकी में खेलने, उनको बचपन से उसे ग्रूम करना है। अगर आप उसे जब उसकी एज 11 या 12 साल की तब से आप उसे ग्रूम करना स्टार्ट करेंगे, उसे ट्रेनिंग देना स्टार्ट करेंगे, तो जब वो नेशनल कॉलेज लेवल से निकल के जब वो नेशनल लेवल पहुंचेगा, फिर लीग लेवल पे पहुंचेगा, देन वो नेशनल टीम में पहुंचेगा, तो क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा एडवांस ट्रेनिंग करके आया होगा, तो उससे हमारी टीम बहुत ज्यादा मजबूत होगी। और जो आपको जो सेकंड पॉइंट है तो लिखा हुआ मेकिंग इंडिया अ लीडिंग फोर्स इन द हॉकी, इन द वर्ल्ड हॉकी, वो भी आपका पूरा हो जाएगा।
तो ये पॉइंट्स आपको लिखने थे। यही चीज मैंने आपको यहाँ पर हिंदी में लिख के दिया हुआ है। क्लियर? इस पॉइंट्स को मैंने यहाँ पैराग्राफ में कर दिया है हिंदी में। क्लियर? तो आपको दो किस टाइप से, आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो पॉइंट वाइज में, और आप ऐसे भी आप लिख सकते हो पैराग्राफ में, लेकिन आपको ये जो कीवर्ड्स हैं इनको आपको मेंशन करने थे। क्लियर? चलिए इसी में हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, राइट ए नोट ऑन पैक सिलिका। पैक सिलिका का मतलब होता है सिलिकॉन फॉर पीस। ठीक है, ये किसने निकाला था? यूएस ने निकाला था। जाहिर सी बात है, यूएस को सेमीकंडक्टर चाहिए तो वही ये पैक सिलिका की बात करेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर है पैक सिलिका। पैक सिलिका लिटरल मीनिंग होता है सिलिकॉन पीस। इसको कौन लीड कर रहा है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट लीड कर रहा है फॉर द स्ट्रेटेजिक कोएलिशन ऑफ द लाइक माइंडेड कंट्रीज फॉर सिक्योरिंग द सेमीकंडक्टर एंड हाई टेक सप्लाई चेन। क्लियर? तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो सेमीकंडक्टर के लिए जो हमें क्रिटिकल मिनरल चाहिए उसकी डिपेंडेंस किसके ऊपर है? चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना सबसे ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स को प्रोड्यूस करता है। क्लियर? तो उसको डिपेंडेंस को कम करने के लिए हमें उसको रिड्यूस करना है। दूसरा, अपने जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है उसको डाइवर्स करना है। सबसे ज्यादा चिप कहां मैन्युफैक्चर होती है? ताइवान में होती है। उसको डाइवर्स करके कहां लेके जाना है? यूएस, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, नीदरलैंड एंड इंडिया। ताइवान में तो हो ही रहा है, लेकिन बाकी यूएस, जापान, साउथ कोरिया, नीदरलैंड एंड इंडिया में भी इसको लेके जाना है। इसलिए इंडिया में भी आप देखेंगे जो गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है वहां पर टाटा एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहा है, उड़ीसा में आपका सेमीकंडक्टर प्लांट लग रहा है, असम में आपका सेमीकंडक्टर प्लांट लग रहा है, मोहाली में आपका सेमीकंडक्टर प्लांट लग रहा है। तो दीस आर अंडर दी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, जो फॉरेन की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है उनके साथ मिलके हम इंडिया में सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहे हैं। क्लियर? अगला है आपका एक्सपोर्ट द कंट्रोल ऑन द सेंसिटिव टेक्नोलॉजी। ठीक है ना? जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी उसको एक्सपोर्ट करने में हम कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। और दूसरा आखिरी R&D पार्टनरशिप करना है। क्लियर? जो इंडिया इसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट किया? इंडिया पार्टिसिपेट थ्रू दी सेमीकॉन इंडिया एंड दी क्वाड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के साथ अपनी जो दो इनिशिएटिव है इंडिया की उसके थ्रू सिलिकॉन दैट इज पैक सिलिका में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर? किसके लिए? तो स्ट्रेंथनिंग दी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड दी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो मेक इन इंडिया का हम लोग नारा देते हैं, उसको मजबूती देने के लिए हम इसमें सिलिकॉन पीस में भागीदारी ले रहे हैं। क्लियर? यही चीज आपका यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है। प्लीज आप इसको चेक कर लीजिएगा। और आपको ये पीडीएफ हमारे यूट्यूब चैनल माफ कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए प्लीज उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट को देखिए। अगला सवाल है आपका, द थ्री बेसिक प्रिंसिपल गाइडिंग ऑफ द यूएन पीस कीपिंग एंड द फंक्शन ऑफ द यूएन पीस कीपर आपको बताना है। ठीक है, तो तीन प्रिंसिपल क्या है आपके पीस कीपिंग के? पहला है आपका कंसेंट ऑफ द पार्टीज, दूसरा है इम्पेरिटी और तीसरा है नॉन यूज ऑफ द फोर्स एक्सेप्ट इन द सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ द मैंडेट। क्लियर? पहला है संघर्षरत पक्षों की सहमति, दूसरा निष्पक्षता और तीसरा आत्मरक्षा एवं अधिदेश की रक्षा को छोड़कर बल का प्रयोग ना करने की बात कर रहा है। यूएन पीस कीपिंग का ये तीन पिलर है। क्लियर? हमें क्या कंसर्न ऑफ द पार्टी लेना पड़ेगा, दूसरा हमें निरपेक्ष रहना पड़ेगा, हम किसी का पक्ष नहीं ले सकते, बायस नहीं हो सकता, तीसरा है कि हमें फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना हो जब हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ना कर रहे हो, या फिर हमें जिस चीज के लिए भेजा गया हो वो हमें जब काम करना उसमें कोई बाधा आ रही हो तब तक हम फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फंक्शन क्या है यूएन पीस कीपिंग का? वही जो यूएन का फंक्शन होता है कि हमें पीस एंड सिक्योरिटी पूरे वर्ल्ड में बना के रखनी है, नेशन के बीच में हार्मोनी होनी चाहिए। ठीक है? और आपका आपस में जो नेशन है उसमें कोऑर्डिनेशन डेवलप हो। क्लियर? सभी नेशंस को इक्वली देखा जाए, तो ये सब जो है ये यूएन पीस कीपर का काम है। आपको एक चीज बता रहा हूं कि इंडिया सबसे ज्यादा ट्रूप्स भेजता है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में। ठीक है? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो यूएन पीस कीपिंग ट्रूप्स में जो मेंबर्स होते हैं, जो मिलिट्री से जाते हैं, वो कहां से होते हैं? वो इंडिया से ही होते हैं। क्लियर? चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला है आपका, थ्रो दी लाइट ऑन दी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026। ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि ये न्यूज में था, आपने देखे होंगे बहुत सारे बैनर पोस्टर, अगर आप देखते होंगे तो आपको न्यूज पढ़ते होंगे तो वहां पर आपको दिख रहा होगा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता दूं तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स क्या है, ये किसके अंदर लॉन्च हुआ था? इससे स्पेशल इनिशिएटिव है किसके अंदर का? खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर का, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड दी स्पोर्ट्स। ठीक है, एम क्या है? मिनिस्ट्रिंग ऑफ ट्राइबल स्पोर्टिंग टैलेंट अक्रॉस द कंट्रीज। इवेंट सीक्स टू आइडेंटिफाई प्रोमिसिंग एथलीट्स फ्रॉम द scheduled tribes and the PVTG groups and provide them with the opportunity for further development. It also promote the preservation, recognition and traditional indigenous such as the
सिलंबम, खो खो, करलीपैतु, मलखम, थांगे, गतक एंड आर्चरी। ये सब क्या है आपके, ये सब आपके ट्राइबल गेम्स है या फिर अपने ग्रास रूट लेवल के इंडियन गेम्स है। और उससे कौन से स्टूडेंट को हमें प्रमोट करना, स्टूडेंट फ्रॉम दी EMRS स्कूल, दैट इज एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल एंड अटल उत्कृष्ट स्कूल। वहां के बच्चों को आकर इंकरेज करना ताकि वो इस टाइप के गेम्स में पार्टिसिपेट करे। तो वहां से क्या होगा, जब वो पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें टैलेंट का पता चलेगा और उन टैलेंट को हम एडवांस लेवल पर जाके लिंक करेंगे और उन्हें एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे थ्रू, अभी हमने पढ़ा था ना, मक्का और कीर्ति एंड टॉप्स स्कीम्स के थ्रू। ठीक है, तो उनसे जाके हम लिंक करेंगे तो उनको एडवांस ट्रेनिंग मिलेगी और वो जब एडवांस ट्रेनिंग मिलेगी तब वो नेशनल लेवल पे और हो सके तो इंटरनेशनल लेवल पे जाके परफॉर्म कर पाए। वहीं पर छत्तीसगढ़ कैसा प्ले कर रहा है, छत्तीसगढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है इसमें खेलो इंडिया ट्राइबल गेम में। कैसे कि यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑफ द स्पोर्टिंग टैलेंट ऑफ फ्रॉम दी वेरियस रीजन सच एज दी बस्तर, सरगुजा और कोरबा। इन्हीं तीनों एरिया में सबसे ज्यादा क्या है आपके ट्राइबल बेल्ट है। तो यहाँ पर हम उनके जो वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उनके टैलेंट को हम समझते हैं, जानते हैं और उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और उसे हम क्या करते हैं फिर नेशनल लेवल पे जाके उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। क्लियर, द इवेंट प्रमोट्स द सोशल इंक्लूजन, कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड ग्रेटर ट्राइबल पार्टिसिपेशन इन इंडियाज विजन ऑफ होस्टिंग एक्सेलिंग एट द ओलंपिक गेम्स ऑफ 2036। तो 2036 में इंडिया का विजन है कि वो ओलंपिक गेम्स को होस्ट करेगा। क्लियर, तो इसलिए उसमें इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं, खेलो ट्राइबल गेम्स हो गए, खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स हो गए, खेलो विंटर गेम्स हो गए, इन सबको प्रमोट करने की बात की जा रही है। क्लियर, यही सेम चीज आपकी हिंदी में भी लिखी हुई है, आप प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, इवेल्युएट द रोल ऑफ यूएन एजेंसीज इन कॉम्बैक्टिंग द क्लाइमेट चेंज। यूएन की जो एजेंसी हैं उन्होंने कैसे इवेल्युएट करते हैं। यूएन की कौन कौन सी एजेंसी है आपकी, यूएनडीपी है आपका, यूएनएफसीसी है आपका, यूएनईपी है आपका, आईपीसीसी है। तो ये जो है आपकी एजेंसी से क्या है, यूएन की जो क्लाइमेट जलवायु को नियंत्रण करने में काम करती है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना था और एक एक लाइन ही बस लिखना था, ज्यादा नहीं लिखना, क्योंकि आपके पास स्पेस भी नहीं रहता है और मार्क्स भी कम है, तो आप उतना डिटेल में मत लिखिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप क्या लिख सकते थे, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन कॉम्बैक्टिंग क्लाइमेट चेंज थ्रू दी पॉलिसी सपोर्ट, साइंटिफिक रिसर्च एंड फाइनेंसिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो यूएनएफसीसी provide the global framework for climate negotiation through including Paris Agreement. The IPCC assess the scientific evidence guiding and policy making. UNEP promotes the environmental sustainability and climate action, while UNDP assists the developing countries in adaptation and mitigation efforts. The WMO, अब ये क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या करता है, ये मॉनिटर करता है क्लाइमेट सिस्टम को और अर्ली वार्निंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये सारी एजेंसी करे क्या करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफर, क्लाइमेट फाइनेंस एंड डिजास्टर रिसाइलेंस। क्योंकि अगर कोई भी नेशन, अगर ज्यादातर नेशन अगर इन प्रोग्राम्स के पॉलिसीज को, रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना होगा। क्लियर, तो ये बहुत जरूरी है कि जो मैंडेट और जो पॉलिसी इन लोग बनाते हैं वो अच्छी तरह से हर देश इन्हें फॉलो करे। क्लियर, तो ये जरूरी था, इस तरीके से आपको अपना आंसर लिखना था। क्लियर, लेकिन क्या है कि उसके साथ भी कुछ चैलेंजेस हैं भाई, क्लाइमेट चेंज में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। क्लियर, वो कि आपको डेवलपमेंट भी करना है, ठीक है, आपको माइनिंग भी करनी है और साथ में आपके पेड़ भी ना कटे, तो उसके लिए पैसे बहुत लगता है, आपको नए नए रिसोर्सेस करने डेवलप करने के लिए बहुत टाइम लगता है। ठीक है ना, आज भी हम सोलार पैनल की कितनी भी बात कर लें, सोलार एनर्जी कितनी बात कर लें, लेकिन जो कोल से, जो गैस से जो एनर्जी मिलती है वो आज भी हमें बहुत ज्यादा मिलती है। देश का अधिकतर हिस्सा आज भी कोल एनर्जी से ही चल रहा है। ठीक है, क्लियर, तो उसके इन सब जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी होती हैं उनको फंड करने में ज्यादा पैसा लगता है और इंप्लीमेंटेशन के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है ना, जो चीज जिस तरीके से आप जो चीज प्लेन एरिया में जिस तरीके से आप सोलार पैनल लगा सकते हैं वैसा आप माउंटेन्स में नहीं लगा सकते। आप ऐसे जगह पे सोलार पैनल नहीं लगा सकते जहां पर हाई विंड चल रहा हो, वहां पर आपको विंड टर्बाइन लगाना होगा और विंड टर्बाइन बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। क्लियर, तो ये सब बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस भी है। तो ये भी आप एक लाइन लिख देते तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा और सुंदर हो जाता। क्लियर, यही चीज सेम चीज आपकी हिंदी में भी लिखी हुई है। तो प्लीज आप इस पीडीएफ को एक बार देखिएगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए
अगला सवाल है, यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन है, क्लियर। और इस पर जो शब्द सीमा कितनी है, 125 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पहला सवाल क्या ले रहे हैं, पहला है डिस्कस द रोल और एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इन प्रोवाइडिंग स्पोर्ट्स इन इंडिया। और दूसरा सवाल है, हाउ डज यूनिसेफ बैलेंस इट्स ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रेन इन एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन। तो आपके दो सवाल है, दोनों में से आपको एक करने रहते हैं, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर हम पहले सवाल को देखते हैं। पहला क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला कहाँ स्टैब्लिश थी, कहाँ पर है, पटियाला में। स्टैब्लिश कब हुआ था, 1961 में, क्लियर। इट इज एशियाज लार्जेस्ट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और इसका जो रीजनल ऑफिस है कहाँ पर है, आपका बेंगलुरु, कोलकाता एंड ग्वालियर में, 3 जगह पे इसका क्या है, रीजनल ऑफिसेस हैं, क्लियर। इसका रोल क्या है, पहला रोल है कोच एजुकेशन, मतलब जो कोचेस होते हैं उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, उन्हें क्या देना है, डिप्लोमा और मास्टर्स प्रोग्राम में शामिल करना, ताकि वो अच्छी कोचिंग सिखा पाए। दूसरा, एथलीट ट्रेनिंग, जो एथलीट होते हैं उन्हें भी अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे, वर्ल्ड कप लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर पाए। तीसरा है आपका साइंस बेस्ड ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग तो करनी है, तो क्या ऐसी थोड़ी ट्रेनिंग करनी है कि भाई अगर किसी को दौड़ना है तो दौड़े जा रहा है, या फिर किसी को वेट लिफ्टिंग करना तो वजन ही उठाया जा रहा है, नहीं। साइंटिफिक बेस्ड, मतलब कैसे आपको ट्रेन करना है, किस पोस्चर में आपको ट्रेन करना है, ठीक है। और आपको कैसा न्यूट्रिशन लेना है, कैसा डाइट लेना है, क्योंकि आप जब इन सारी चीजों को साइंटिफिक वे में फॉलो करोगे तो परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छी होती है, क्लियर। अगला आता है इंटीग्रेशन विद द टॉप्स एंड द खेलो इंडिया। इन दोनों स्कीम्स के साथ NSNIS को लिंक करना है, ताकि जो उसका बेनिफिट है ग्रासरूट लेवल तक पहुंच पाए, ठीक है। अगला है लीगेसी। इस लीगेसी क्या है, इसमें जो मेजर ध्यानचंद हो गए, पीटी उषा हो गए, मिल्खा सिंह हो गए, और अभी लेटेस्ट में नीरज चोपड़ा, ये सब कहां से निकले हैं, आपके नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर स्पोर्ट्स से निकले हुए हैं, ठीक है। अगला क्या आता है, रिसर्च एंड पब्लिकेशन। कोई भी अगर रिसर्च होता है तो उसे पब्लिश भी करना पड़ता है, इससे ये पता चलेगा कि स्पोर्ट्स में कैसे कैसे काम हो रहे हैं, क्लियर। लोगों को और कहां पर पब्लिश करनी है, उससे लोगों को ये पता चलेगा स्पोर्ट्स जनरल जो साइंस है, कि अगर आपको जो पढ़ेगा तो वो वहां से पढ़ के भी सीख सकता है और अपने ट्रेनिंग कर सकता है, क्लियर। तो ये भी इसकी भी बात करता है। फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी होता है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से आपके पार्टनरशिप्स होते हैं, जैसे MOU साइन किए जाते हैं विद FISO, IOC और वेरियस फॉरेन इंस्टीट्यूशन के साथ, ताकि हम बेटर वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग और प्रोवाइड करा पाए। फिर स्पेशल फोकस किसमें होता है, स्पेशल फोकस आपका पैरा स्पोर्ट्स और वुमेन स्पोर्ट्स में दिया जाता है, क्लियर, क्योंकि इन्हें ज्यादा स्पेशल एम्फेसिस चाहिए होता है। अगला क्या, कंक्लूजन में आप ये लिख सकते थे कि NIS is the backbone of India's sports and ecosystem and serve as the principal institute for the developing the human resources required for sports India aspiration for hosting the ओलंपिक गेम्स ऑफ 2036। वो इतना स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ रहा है तो समझ, क्योंकि 2036 में हमें क्या करना है, ओलंपिक होस्ट करना है, क्लियर। तो ये बात है। मैं एक चीज और आपको बता दूं, जब भी आप कोई भी इंस्टीट्यूट्स का नाम लिखते हो और उसको एक बार आप ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख दिया करो, फिर आगे आप उसी को शॉर्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया करो। इससे क्या होगा, आपका स्पेस बचेगा, क्लियर। एक ही बार आप उसको लिखा कीजिए, उसके बाद उसका शॉर्ट फॉर्म ब्रैकेट में लिख लिया कीजिए, क्लियर। चलिए अगले आंसर की तरफ चलते हैं। यही आपका हिंदी में दिया हुआ है, आप इसे प्लीज एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ क्या है, यूनिसेफ कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, 1946 में। और ये यूनाइटेड नेशन की एक लीड एजेंसी, किसके लिए, चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए, एंड अडॉप्ट्स मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट जोन व्हाइल मेंटेनिंग द ह्यूमैनिटेरियन न्यूट्रलिटी, ठीक है। इट सिक्योर्स, क्या सिक्योर करता है, अफेक्टेड पॉपुलेशन थ्रू द एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी, न्यूट्रलिटी, इम्पैरेलिटी एंड द इंडिपेंडेंस। यूनिसेफ मॉनिटर, क्या ये मॉनिटर करता है, 6 ग्रेव ऑफ वायलेशन अगेंस्ट चिल्ड्रन। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ये आपको लिखना था अपने एग्जाम में। अगेंस्ट चिल्ड्रन थ्रू मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म MRM एंड इंक्लूडिंग चाइल्ड सोल्जर इक्विपमेंट, sexual violence, attack on school and hospital. It supports disarmament, rehabilitation and reintegration former child soldier according with the Paris principle. क्लियर। तो ये आपका बॉडी है। अगला क्या है, फर्दर यूनिसेफ इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन थ्रू रिफ्यूजी कैंप, स्कूल प्रोवाइड न्यूट्रिशन, वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन, वॉश सर्विसेज एंड psychological support through child friendly spaces. It also occurs globally through the children and armed conflict framework and UN security concept. तो ये आपको लिखना था।
ऊपर आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं, यूएनएसएफ कब बना था, ठीक है, वो किसके अंदर काम करता है। बॉडी में आप क्या लिखते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य क्या है, ठीक है, और लास्ट में क्या लिखते हैं आप, इसके चैलेंजेस, ठीक है, कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे, चैलेंजेस, इसके साथ क्या क्या रास्ते में क्या इसको चैलेंजेस आ रहे हैं, और वे फॉरवर्ड मतलब आगे ये और क्या ये करने वाला है, तो आप ये लिखेंगे। क्लियर, इस तरीके से आपका आंसर लिखेंगे तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। आप एक इंट्रोडक्शन का पार्ट लिखिए, फिर आप बॉडी का पार्ट लिखिए, फिर आप कंक्लूजन लिखिए। क्लियर, या फिर आप इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं, या फिर आप जैसे यहां पर लिखा हुआ है पॉइंट वाइज मैंने, आप ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर, ठीक है, तो मैं कहूंगा क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कीजिए। जहां पर पॉइंट वाइज लिखने में ज्यादा फायदा हो रहा है, आप पॉइंट वाइज लिखिए। जहां पर आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, आप उसको पैराग्राफ में लिखिए। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए, तो यही है, ये भी आपका यहीं पर दिया हुआ पैराग्राफ फॉर्म में। क्लियर, आप इसको पढ़ लीजिएगा। यही मैंने जो यूनिसेफ को बताया, ये आपको पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये भी आप इसको लिख सकते हैं। जैसे न्यूट्रलिटी एंड इंपैरिटी एक पॉइंट हो गया, 6 ग्रेव वॉल्यूशन मॉनिटरिंग हो गया, डीडीआर ऑफ द चाइल्ड सोल्जर हो गया, वॉश प्रोग्राम हो गया, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड एडवोकेसी की बात होगी, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस आर दी पॉइंट्स जो आपको टच करने थे अपने आंसर में। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को टच करते, दीज आर क्या है, पॉइंट्स नहीं है, आपके कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स हैं, ये आपके आंसर में होने ही चाहिए था। अगर ये होते होंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यही चीज आपका हिंदी में भी, आप इसको प्लीज चेक कर लीजिए। क्लियर, तो इसी तरह से हमारा आज का सेशन खत्म होता है पेपर 7 पार्ट 2 का। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 7 पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।